हम सभी टॉपिक्स को करते हुए उनके सभी के एमसीक्यूज टॉपिक के बाद में हम करते जाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा अलंकार। डेफिनेशंस में सबसे पहली डेफिनेशन है हमारी अलंकार। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं, आप पॉइंट्स में इनको एग्जाम में लिख सकते हैं। विशेष वर्ण समुदाय अलंकार कहलाता है। तो विशेष वर्णों का समूह हम अलंकार कहते हैं उसको। विशिष्ट वर्ण संदर्भ अलंकार प्रचक्षते, जिसका अर्थ है विशेष वर्ण समुदाय अलंकार है। यह संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका दूसरा नाम है पलटा, जिसका अर्थ होता है उलटना। चढ़ते हुए क्रम को हम आरोह कहते हैं और उतरते हुए क्रम को हम अवरोह कहते हैं। अलंकार क्रम अनुसार और नियमबद्ध होते हैं। इसके 4 प्रकार हैं, सरल, जटिल, उर्दू और मेरुखंड। भरत मुनि के अनुसार राग सौंदर्य का गहना है। भरत ने 33 अलंकार माने हैं, मतंग मुनि ने 33 अलंकार माने हैं, अहोबल जी ने 69 अलंकार माने हैं और शारंगदेव जी ने 63 अलंकार माने हैं। तो अलंकार टॉपिक में आपको इतना लिखना इनफ है। अलंकार के बहुविकल्पीय प्रश्न। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, विशेष वर्ण समुदाय को कहते हैं। तो विशेष वर्ण समुदाय कहलाता है हमारा अलंकार। तो इसका घ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, घ अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकार किस भाषा का शब्द है। तो अलंकार संस्कृत भाषा का शब्द है, तो का ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकारों का प्रयोग अलग अलग लयों के आधार पर उल्टे या सीधे क्रम में होता है, इसलिए इसे कहते हैं आरोह, अवरोह, पलटा या गमक। तो उलट पुलट रचना के कारण इसको हम पलटा भी कहते हैं। तो ख ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, पलटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरों के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं, या स्वरों के नीचे से ऊपर जाने के क्रम को क्या कहते हैं। तो स्वर, अवरोह, आरोह या अलंकार। तो स्वरों का चढ़ता हुआ क्रम या नीचे से ऊपर जाता हुआ क्रम आरोह कहलाता है। तो ग ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं, या स्वरों के ऊपर से नीचे आने के क्रम को क्या कहते हैं। अवरोह, आरोह, पकड़ या अलंकार। तो ऊपर से नीचे आने के क्रम को अवरोह कहते हैं। नेक्स्ट, अलंकार अनिवार्य है। अनियमित, अस्थिर और अनियमित, क्रम अनुसार और नियमबद्ध या केवल क्रम अनुसार। तो अलंकार अनिवार्य है। अलंकार क्रम अनुसार होना चाहिए और नियमबद्ध होना चाहिए, मतलब नियम से होना चाहिए। तो ग ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, अलंकार का साधारण अर्थ क्या है, आभूषण या गहना, पलटा, उलटना या रस। तो अलंकार का साधारण अर्थ है आभूषण या गहना। अलंकार का दूसरा नाम क्या है, पलटा, आभूषण, गहना या अवरोह। तो अलंकार का दूसरा नाम है पलटा। अलंकार को पलटा नाम से भी जानते हैं, उलट पुलट रचना के कारण इसको हम पलटा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमित स्वर समूहों को कहते हैं आलाप, अलंकार, स्वर या आरोह। तो नियमित स्वर समूहों को हम अलंकार कहते हैं। तो ख ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत सिखाते समय सबसे पहले क्या सिखाया जाता है, तान, अलंकार, आलाप या राग। तो सबसे पहले संगीत में हम अलंकार पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 5 या 4। तो अलंकार मुख्य 4 प्रकार के होते हैं, जटिल, अर्धजटिल, उर्दू और मेरुखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अलंकार का प्रकार नहीं है, जटिल, मेरुखंड, उर्दू और आरोह। तो आरोह हमारा अलंकार का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अलंकार का प्रकार है, मेरुखंड, आरोह, अवरोह या पकड़। तो अलंकार का प्रकार निम्न में से है मेरुखंड। तो का ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकार राग सौंदर्य का गहना है, यह किसका कहना है। तो भरत मुनि के अनुसार अलंकार राग सौंदर्य का गहना है। ये एमसीक्यू बोर्ड में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलटा शब्द कौन से काल में प्रचलित हुआ। तो ये भी हमारा एमसीक्यू जो बोर्ड में आ चुका है। तो अलंकार में पलटा शब्द मुस्लिम काल में प्रचलित हुआ। तो मुस्लिम काल। पलटा का अर्थ है उलटना, उलटना। क्वेश्चन नंबर 17, अहोबल ने कितने अलंकार माने हैं, 60, 65, 69 या 64। तो अहोबल जी ने 69 अलंकार माने हैं। क्वेश्चन नंबर 18, शारंगदेव जी ने कितने अलंकार माने हैं, 63,
65, 53 या 62। तो शारंग देव जी ने कुल 63 अलंकार माने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि भरत ने कितने अलंकार माने हैं? 30, 31, 33 या 32। तो इस महर्षि भरत ने 33 अलंकार माने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतंग मुनि जी ने कितने अलंकार माने हैं? 32, 33, 30 या 31। तो महर्षि भरत और मतंग मुनि जी ने 33 अलंकार माने हैं। तो दोनों के आंसर ही सेम है, 33। टॉपिक कर्ण। कर्ण का साधारण अर्थ होता है तिनका। इसकी परिभाषा है मुख्य स्वर के अगले या पिछले स्वर को मात्र स्पर्श करना कर्ण कहलाता है। मुख्य स्वर हम कोई भी मान लेते हैं, अगर उससे पहले का स्वर हम टच करते हैं तो उसको भी कर्ण कहेंगे, हल्का सा टच करने को, या बाद वाले स्वर को टच करते हैं तो उसको हम स्पर्श करने को हम कर्ण कहेंगे। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग संगीतक रचनाओं को सजाने और संवारने के लिए किया जाता है। इसका दूसरा नाम है स्पर्श स्वर, क्योंकि हम इसको टच करते हैं तो इसलिए हम इसको स्पर्श स्वर भी कहते हैं, या इसको ग्रेस नोट भी कहा जाता है। इसके दो प्रकार हैं, नंबर 1 पूर्व लगन कर्ण और नंबर 2 अनुलगन कर्ण। पूर्व लगन कर्ण जब हम मूल स्वर का मतलब होता है मुख्य स्वर आप कोई भी मान सकते हैं, गा, मा, पा, धा, नी, कोई भी स्वर अगर आप मान रहे हैं तो उसके जो बाईं ओर लिखा हुआ है, स्वर के बाईं ओर लिखा जाता है, उसे हम पूर्व लगन कहते हैं। जैसे हमने मुख्य स्वर माना यहाँ गा, मैंने यहाँ गा स्वर माने हैं। अगर आप मा स्वर मानते हैं तो उससे पहले वाला स्वर होता मा से पहले गा। अब मैंने गा माना है, गा से पहले होता है जो इसकी गा के बाईं ओर है, मीन्स लेफ्ट साइड में, वो है गा के लेफ्ट साइड में रे। गा से पहले रे आता है तो ये है कहलाएगा हमारा पूर्व लगन कर्ण, क्योंकि हमने गा से पहले वाले स्वर को टच किया है और इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। ये MCQs में आ जाता है कि ये किसका प्रकार है। नेक्स्ट है अनुलगन कर्ण। जब हम मूल स्वर मीन्स मुख्य स्वर के दाईं ओर स्वर को लिखते हैं तो उसे हम अनुलगन कर्ण कहते हैं। जैसे गा स्वर मैंने मुख्य स्वर माना है और उसके दाईं मीन्स राइट हैंड साइड में लिखा है गा के बाद वाला स्वर जो है मा। तो ये था हमारा टॉपिक, इतना इनफ है करने के लिए। कर्ण के बहुविकल्पीय प्रश्न। कर्ण शब्द का अर्थ है छोटा सा टुकड़ा, स्वरों का तनिक छू जाना, स्वरों का मादा प्रयोग या एक प्रयोग। तो कर्ण शब्द का जो अर्थ है वो है छोटा सा टुकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्वर का तिनके जितना प्रयोग करना कहलाता है। तो तिनके जितना प्रयोग मतलब छोटा सा टुकड़ा, तो उसको कहते हैं कर्ण। तो तिनके जितना प्रयोग करना हमारा कर्ण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, कर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 4, 2, 3 या 7। तो कर्ण कुल 2 प्रकार के होते हैं, पूर्व लगन कर्ण और अनुलगन कर्ण। का आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ण के पूर्व लगन कर्ण से क्या तात्पर्य है? मुख्य या मूल स्वर से पहले स्वर को छूना, मुख्य या मूल स्वर से बाद में स्वर को छूना, दोनों का छोटा सा प्रयोग, या कर्ण को पूर्णतः गाना। तो पूर्व लगन कर्ण का मतलब है पूर्व वाला मतलब पहले वाला स्वर, तो मुख्य या मूल स्वर से पहले वाले स्वर को छूना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ण के अनुलगन कर्ण से क्या तात्पर्य है? मुख्य या मूल स्वर से पहले स्वर को छूना, मुख्य या मूल स्वर से बाद में स्वर को छूना, दोनों स्वरों का छोटा सा प्रयोग, या कर्ण को पूर्णतः गाना। तो अनुलगन कर्ण का मतलब होता है स्वर के जो बाद, मुख्य स्वर के जो बाद वाला स्वर है उसे छूना। तो मुख्य या मूल स्वर से बाद में जो स्वर होता है उसको स्वर को छूना अनुलगन कर्ण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ण के स्वर को हम किस प्रकार पुकारते हैं? स्पर्श स्वर, अलंकारिक प्रयोग या कर्ण स्वर। तो कर्ण स्वर को हम इन सभी नामों से पुकार सकते हैं, तो इसका आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ण स्वर को अन्य किस नाम से पुकारते हैं? दीर्घ स्वर, स्पर्श स्वर, मूल स्वर या स्वर। तो कर्ण स्वर को अन्य स्पर्श स्वर के नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य स्वर के अगले या पिछले स्वर को मात्र स्पर्श करना कहलाता है? खटका, मुर्की, कर्ण या ग्राम। तो अगले या पिछले स्वर को केवल स्पर्श करना हमारा कर्ण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व लगन कर्ण मूल स्वर के किस ओर लिखे जाते हैं? दाईं ओर, बाईं ओर, ऊपर या नीचे। तो पूर्व लगन कर्ण मूल स्वर में मुख्य स्वर कोई भी, जैसे हमने पा मान लिया, इससे पहले जो लिखा जाता है तो ये हमारे बाईं ओर मीन्स लेफ्ट साइड में होता है, तो बाईं ओर लिखा जाता है। तो इसका सही आंसर है बाईं ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुलगन कर्ण मुख्य
या मूल स्वर के किस ओर लिखे जाते हैं, बाईं ओर, दाईं ओर, नीचे या ऊपर। तो अनुलग्न कर्ण दाईं ओर लिखे जाते हैं। जैसे मुख्य स्वर हमने माँ माना है तो उसके राइट साइड में मीन्स उसके बाद में हम अनुलग्न कर्ण को लिखते हैं, तो ये वाला साइड है हमारा दाईं मीन्स राइट साइड। पूर्वलग्न कर्ण बाईं ओर पहले, जैसे यह कह सकते हैं लेफ्ट वाले साइड में, और ये स्वर के बाईं ओर है। जो अनुलग्न कर्ण है मुख्य स्वर के बाद में या राइट हैंड साइड पर लिखे जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ख, दाईं मीन। मीन को जो प्राचीन नाम है वो है वली। मीन प्राचीन गमक का एक प्रकार है जो है वली। किसी एक स्वर से दूसरे स्वर तक आवाज़ को बिना खंडित करते हुए जाना मीन कहलाता है। मीन्स जब हम एक स्वर से दूसरे स्वर पर बिना आवाज़ को तोड़े हुए जा रहे हैं तो उसको हम मीन कहते हैं। जैसे सा से माँ तक जाते हुए रे गा, सा और माँ के बीच में है रे गा को सिर्फ स्पर्श मात्र करना, उसको हम केवल टच करते हैं और इन स्वरों पर रुकना नहीं होता। ये स्वर अलग अलग सुनाई नहीं पड़ते, तो इसको हम मीन कहते हैं। मीन के लिए स्वरों के ऊपर उल्टा अर्धचंद्र लगाते हैं। स्वरों के ऊपर उल्टा अर्धचंद्र लगा दिया है, जैसे सा माँ के ऊपर आधा चांद। मीन से गायन वादन में रंजकता और कोमलता अधिक रूप से आती है। तो ये था टॉपिक हमारा मीन। मीन के बहुविकल्पीय प्रश्न। क्वेश्चन है, मीन प्राचीन डैश का एक प्रकार है, गमक, तान, आलाप या अलंकार। तो मीन प्राचीन गमक का एक प्रकार है, तो का आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन का प्राचीन नाम क्या है, त्रिप, स्फुरित, वली या आहत। तो मीन का प्राचीन नाम है वली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवाज को बिना खंडित किए एक स्वर से दूसरे स्वर पर जाना कहलाता है, मीन, आलाप, तान या गमक। तो आवाज को वो बिना खंडित किए एक स्वर से दूसरे स्वर पर जाना मीन कहलाता है, तो करेक्ट आंसर है क, मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सा स्वर से मा स्वर तक जाते हुए रे गा को सिर्फ स्पर्श करते हुए जाना कहलाता है, आलाप, तान, मुर्की या मीन। जो हम सा से मा पर जा रहे हैं, बीच वाले स्वरों को केवल स्पर्श कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं मीन। घ आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, मीन के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, प्लस, जीरो या उल्टा आधा चांद या क्रॉस। तो मीन के लिए उल्टा अर्धचंद, जिसे सामा और उसके ऊपर आधा चांद इस तरीके से लगाया जाता है, तो आंसर है ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन लिखने के लिए उल्टा अर्धचंद्र कहाँ लगाते हैं, दाईं ओर, बाईं ओर, ऊपर या नीचे। तो मीन लिखने के लिए उल्टा अर्धचंद्र सा के ऊपर और माँ के ऊपर जो उल्टा अर्धचंद्र लगाया है ये ऊपर लगाया है, तो इसका सही आंसर है ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन के कितने प्रकार होते हैं, 3, 4, 1 या 2। तो मीन के 2 प्रकार होते हैं, अनुलोम और विलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटूट ध्वनि में स्वरों को गाना बजाना कहलाता है, तान, आलाप, मीन या कर्ण। तो अटूट ध्वनि में स्वरों को गाना बजाना मीन कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है खटका। खटका का साधारण अर्थ है डर, भय, संदेह। यह भी एक प्राचीन गमक का एक प्रकार है। इसकी जो परिभाषा है, जब 4 या 4 से अधिक स्वरों को गोलाई बनाकर द्रुत लय मतलब तेज लय में प्रयोग करते हैं तो उसे खटका कहते हैं। खटका लिखने के लिए स्वर को कोष्ठक अर्थात ब्रैकेट, जो ब्रैकेट होता है ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे पा स्वर पर हमें खटका दिखाना है तो पा को हमने ब्रैकेट में लिखा है, अर्थात धा के जो बाद वाला स्वर है पहले हमने वो लिया है, पा के बाद आता है धा, फिर अगेन जो हमने मेन स्वर माना है पा, फिर इससे पहले वाला स्वर मा, फिर अगेन पा, धा पा, मा पा। इसका अधिक प्रयोग ठुमरी, दादरा और टप्पा में किया जाता है। तो ये शॉर्ट में इतना लिखना इनफ है। खटका के बहुविकल्पी प्रश्न। खटका शब्द से क्या अभिप्राय है, भय, डर, स्वर, सजीवता या आलाप। तो खटका शब्द से अभिप्राय है भय या डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खटका में एक साथ कितने स्वरों को गाया बजाया जाता है, या खटके में कितने स्वर प्रयोग होते हैं, 4, 3, 7 या 2। तो खटके में 4 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खटका का प्राचीन नाम है लीन, कंपित,
आंदोलित या वली। तो खटका का प्राचीन नाम है कंपित। नेक्स्ट क्वेश्चन है खटका प्राचीन डैश का एक प्रकार है। तो खटका प्राचीन गमक का एक प्रकार है। तो सही आंसर है क, गमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर लिपि में खटका दिखाने के लिए किस प्रकार लिखा जाता है। सा रे और छोटा सा नीचे गा, सा मा और ऊपर आधा चांद, पा को ब्रैकेट में, या गा और छोटा सा ऊपर राइट साइड में मा। तो खटका दिखाने के लिए स्वरों को ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो सही आंसर है ग, प स्वर को ब्रैकेट में जो किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खटका दिखाने के लिए स्वर को लिखा जाता है 4 स्वरों को अलग अलग, मुख्य स्वर के दाईं ओर, मुख्य स्वर के बाईं ओर, या ब्रैकेट के अंदर। तो खटका दिखाने के लिए स्वर को ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है जैसे यहाँ दिखाया गया है। तो सही आंसर है घ, ब्रैकेट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोष्टक ब्रैकेट का प्रयोग किसके लिए होता है। मीन, खटका, कर्ण या मुर्की। तो ब्रैकेट का प्रयोग खटका के लिए किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है मुर्की। मुर्की का साधारण अर्थ होता है कानों में डाली जाने वाली मुर्की। इसका प्राचीन नाम है स्फुरति। यह भी प्राचीन गमक के अंतर्गत आता है। इसमें 3 स्वरों को तेज गति में गाया जाता है। खटका था जब 4 या 4 से अधिक स्वरों को गोलाई बनाकर द्रुत लय में गाए जाते हैं, और इसमें 3 स्वरों को तेज गति में गाते हैं। और इसके लिखने का तरीका है 3 स्वर हैं सा, रे और थर्ड वाला स्वर हमने छोटा सा नीचे लिखना है, या रे नी और छोटा सा स्वर नीचे लिखेंगे। इसका प्रयोग भी ठुमरी, दादरा और टप्पा खटका की तरह इसमें किया जाता है। खटका में भी ठुमरी, दादरा और टप्पा में इसका प्रयोग किया जाता है, और मुर्की में भी ठुमरी, दादरा और टप्पा में प्रयोग किया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स अच्छे से करेंगे क्योंकि एग्जाम्पल्स देकर पूछा जाता है ये किसके अंतर्गत आता है, या मैचिंग में भी आ जाता है। जैसे सा रे और छोटा सा आ जाएगा, और सभी के एग्जाम्पल देके उनको मैच करना हो। मुर्की के बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, मुर्की क्या है। स्वर, अलंकारिक प्रयोग, आलाप या ताने। तो मुर्की एक अलंकारिक प्रयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्की में कितने स्वर का गायन होता है। 4, 2, 3 या 1। तो मुर्की में 3 स्वरों का गायन किया जाता है। नेक्स्ट, मुर्की का प्रयोग संगीत के किन प्रयोगों में होता है। आलाप, तान, राग या ये सभी। तो मुर्की का प्रयोग संगीत में आलाप, तान और राग इन सभी में किया जाता है। तो आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर लिपि में मुर्की दिखाने के लिए स्वरों को किस प्रकार लिखा जाता है। तो स्वर लिपि में मुर्की दिखाने के लिए स्वरों को पा ब्रैकेट में, सा रे और छोटा सा नीचे सा रे ऊपर तीसरा स्वर गा, या इनमें से कोई नहीं। तो स्वर लिपि में मुर्की दिखाने के लिए स्वरों को इस प्रकार से लिखा जाता है। बड़े स्वर लिखने के बाद छोटा सा स्वर नीचे लिख दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्की का प्राचीन नाम है वली, लीन, कंपित या स्फुरित। तो मुर्की का प्राचीन नाम है स्फुरित। नेक्स्ट टॉपिक है गमक। गमक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के गम धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना। पंडित शारंगदेव जी अपने ग्रंथ संगीत रत्नाकर में लिखते हैं, स्वरस्य कंपो गमकः श्रोतचिद सुखावह। अर्थात स्वरों के ऐसे कंपन को गमक कहते हैं जो श्रोता के चित्त को सुख देता है। नंबर 3, जब स्वरों को गंभीरता पूर्वक गाया या बजाया जाता है तो उसको हम गमक कहते हैं। तो ये सभी डेफिनेशन आपको एमसीक्यूज के लिए भी तैयार करनी है। तो गंभीरता पूर्वक स्वरों को गाया बजाने जाने पर उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम गमक कहते हैं। स्वरों के कंपन को क्या कहते हैं, जो श्रोता के चित्त को सुख देता है, तो उसको भी हम गमक कहते हैं। गायन में गमक निकालने के लिए हृदय पर जोर पड़ता है। स्वर को विशेष प्रकार से हिलाया डुलाया जाता है और उसको आंदोलित किया जाता है। प्राचीन काल में गमक के 15 प्रकार माने गए हैं। तो हमें अगर ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन हर बार आ रहा है अभी, कि गमक के कितने प्रकार माने गए हैं या प्राचीन काल में गमक के कितने प्रकार माने गए हैं। तो प्राचीन काल में या हमें नॉर्मल पूछते हैं तो भी गमक के हमारे 15 प्रकार माने गए हैं। ये 15 प्रकार आपको लर्न करने हैं क्योंकि ये बीच में से आ सकते हैं, जैसे आंदोलित, लीन, प्लावित। ये ज़्यादा डीपली करने की ज़रूरत नहीं है, केवल नेम इनफ है। आंदोलित, लीन, प्लावित,
कंपित स्फुरित तरित, वली कुरुला, मुद्रित गुम्फित हम्फित, त्रिभिन्न आहत उल्लासित, नामित और मिश्रित। तो एक बार ये जरूर देख लें, क्योंकि आपका पूछा जाता है निम्न में से यह किसका प्रकार है। जैसे कि उसमें पूछा जाएगा वली और कुरुला, यह किसका प्रकार है, तो यह गमक का एक प्रकार है। या गमक का कौन सा एक प्रकार नहीं है। 3 प्रकार दे दिए जाएंगे और एक गलत दे दिया जाएगा। तो आपको जब तक पता नहीं होगा कि ये किसका प्रकार है और कौन सा प्रकार इसका नहीं है, तब तक आप नहीं पहचान सकेंगे। गमक, गमक के बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, गमक शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? गमः, गम, गमक या गोम। तो गमक शब्द की उत्पत्ति गम धातु से हुई है, तो आंसर इज गम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गमक का अर्थ क्या होता है? उठना, बैठना, चलना या फिरना। तो गमक का अर्थ होता है चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में गमक के कितने प्रकार माने गए थे? या पंडित शारंग देव जी ने गमक के कितने प्रकार माने हैं? 15, 10, 9 या 12। तो इसका सही आंसर है 15 प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरस्य कंपो गमकः श्रोत्र चित्त सुखा वह। गमक की निम्न परिभाषा किस संगीतकार ने दी है? अहोबल, महर्षि भरत, फैयाज खां या पंडित शारंग देव जी। तो स्वरस्य कंपो गम के श्रोत्र चित्त सुखा वह, यह परिभाषा पंडित शारंग देव जी द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गमक की विशेषता तथा गमक के कितने प्रकार हैं? स्वरों का कंपन 12 प्रकार, स्वरों का वक्र रूप 19 प्रकार, स्वरों का कंपन 15 प्रकार, स्वरों का कोमल रूप और 15 प्रकार। तो गमक की विशेषता है स्वरों का कंपन और गमक के प्रकार हैं 15 प्रकार। तो आंसर ग इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गमक का प्रकार नहीं है? वक्र, वली, आहत और कंपित। तो गमक का वली भी एक प्रकार है, कंपित भी एक प्रकार है और आहत भी एक प्रकार है, लेकिन वक्र गमक का कोई प्रकार नहीं है। तो इसका आंसर है क वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गमक का एक प्रकार है? बराबर, सूत, कुरुला, संचारी। तो निम्न में से गमक का एक प्रकार है, बराबर एक प्रकार नहीं है, सूत भी कोई प्रकार नहीं है, संचारी भी कोई प्रकार नहीं है। गमक का प्रकार है कुरुला। तो सही आंसर है ग कुरुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गमक का एक प्रकार कंपित को आधुनिक काल में किस नाम से जाना जाता है? तो कंपित को आधुनिक नाम में खटका नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गमक का एक प्रकार स्फुरित का आधुनिक नाम क्या है? तो स्फुरित का आधुनिक नाम है गिटकरी। गिटकरी को स्फुरित भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गमक का एक प्रकार वली आधुनिक नाम क्या है? गमक वली का आधुनिक नाम क्या है? गुम्फित, कर्ण या मीन। तो इस मीन या खटका। तो वली का आधुनिक नाम है मीन। आधुनिक काल में मीन नाम से जाना जाता है। ये मीन टॉपिक में भी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गमक का एक प्रकार आहत का आधुनिक नाम क्या है? कर्ण, आहत, कंपित या नामित। तो गमक का एक प्रकार आहत का आधुनिक नाम है कर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गमक का एक प्रकार कुरुला का आधुनिक नाम क्या है? आधुनिक काल में किस नाम से जानते हैं? वली, नामित, कंपित या घसीट। तो कुरुला का आधुनिक नाम है घसीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंदोलित और लीन किसके प्रकार है? अलंकार, तान, आलाप या गमक। ये दोनों गमक के एक प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपित और प्लावित किसके प्रकार हैं? गमक, तान, आलाप या मीन। कंपित और प्लावित भी गमक के ही एक प्रकार हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ग्राम। इसका साधारण अर्थ है गांव या देहात। मतंग मुनि जी अपने ग्रंथ बृहदेशी में लिखते हैं, जिस प्रकार बहुत से आदमियों के रहने की जगह को हम गांव कहते हैं, उसी प्रकार स्वर और श्रुतियों के रहने की जगह को हम ग्राम कहते हैं। मैं दोबारा से बता रही हूँ, मतंग मुनि जी के अनुसार जिस प्रकार बहुत से आदमियों के रहने की जगह को गांव कहते हैं, उसी प्रकार स्वर और श्रुतियों के रहने की जगह को हम ग्राम कहते हैं। संगीत रत्नाकर में, जो आपके सिलेबस में है, पंडित शारंग देव जी लिखते हैं, ऐसा स्वर समूह जो मूर्छनाओं का आधार हो ग्राम कहलाता है। फिर से सुनिए,
ऐसा स्वर समूह जो मूर्छनाओं का आधार हो ग्राम कहलाता है। संगीत पारिजात में जो सिलेबस में है आपके, पंडित अहोबल जी लिखते हैं स्वरों का समूह ग्राम कहलाता है। तो अंत में हम कह सकते हैं निश्चित श्रुतियों के अंतर पर स्थापित 7 स्वरों के समूह को ग्राम कहते हैं। ग्राम के प्रकार, ग्राम के 3 प्रकार हैं। नंबर 1 षडज ग्राम, नंबर 2 मध्यम ग्राम, नंबर 3 गांधार ग्राम। 7 स्वर किस प्रकार से विभाजित हैं? 4-3-2, 4-4-3-2। ये जो ग्राम है, मैंने अलग अलग स्वरों पर किस प्रकार से हम श्रुतियों पर स्वर स्थापित है मैंने चार्ट बनाकर दिखाया है। आप ग्राम टॉपिक में जाकर देख सकते हैं। 4-3-2, 4-4-3-2। इसमें लिए आप क्या करेंगे? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। तो 4-3-2 432, दोबारा 432, बीच में 4 लिखिए। तो ये षडज ग्राम के स्वर हैं, श्रुति अंतरों पर स्थापित है। तो आप देखेंगे अगर पूछा जाता है कि 5 स्वर की कितनी श्रुतियां हैं, तो 5 स्वर के ऊपर लिखा है 4, 5 स्वर की 4 श्रुतियां हैं। और अगर पूछा जाता है कौन सी श्रुति पर स्थापित है, तो इन सभी को ऐड करना है। 4 + 3 7 + 2 9 + 4 13, 13 + 4 17, 17 श्रुति पर पा स्वर हमारा स्थापित है। लेकिन अब अगर मध्यम ग्राम देखते हैं, मध्यम ग्राम में 432, 4 जो 432 था, 4 और 3 आपस में एक्सचेंज हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए पा स्वर कौन सी श्रुति पर है? 4 + 3 7 + 2 9 13 14 15 16। मध्यम ग्राम में पा स्वर 16 श्रुति पर है और षडज ग्राम में 17 श्रुति पर पा स्वर स्थापित है। नेक्स्ट है गांधार ग्राम। इसका प्रयोग गंधर्व लोग किया करते थे और उनके स्वर्ग जाने से गंधर्व संगीत उनके साथ चला गया, ऐसा माना जाता है। तो केवल 2 ग्रामों का उल्लेख किया गया है। पहले में 432, 432, दूसरे में मध्यम ग्राम में 432, 4 342। ग्राम, ग्राम के बहुविकल्पीय प्रश्न। ग्राम कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 7 या 2। ग्राम 3 प्रकार के होते हैं, षडज, मध्यम और गांधार। तो आंसर है क 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ग्राम विद्वानों के अनुसार स्वर्गवासी है? षडज ग्राम, मध्यम ग्राम या गांधार ग्राम या इनमें से कोई नहीं। तो गांधार ग्राम को स्वर्गवासी बताया गया है। गांधार ग्राम इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है षडज ग्राम में 7 स्वर कौन सी श्रुति पर स्थापित है? चौथी, दूसरी, 13वीं या 5वीं। तो षडज ग्राम में 7 स्वर चौथी श्रुति पर स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है षडज ग्राम के अनुसार 7 स्वरों की क्रमशः श्रुतियों की संख्या है? सामापा की 4-4, रेधा की 3-3, गानी की 2-2। या सामापा की 3-3, रेधा की 2-2, गानी की 4-4। इसको हम कैसे करेंगे? हमने नंबर्स किए थे 4-3-2, 4-4-3-2। सारे गमा पाधा निसा हमने इसके नीचे लिख लिए हैं। अब देखते हैं 4 किस किस की हैं। तो 4 4 4, सा के ऊपर 4 है, माँ के ऊपर 4 है और पा के ऊपर 2 है। तो सामापा की 4-4 है, रे के ऊपर 3 है, धा के ऊपर 3 है। तो रेधा की 3-3 है, गा और नी बचे हैं, गानी की 2-2 हैं। तो देखिए सामापा की 4-4, रेधा की 3-3 और गानी की 2-2। आंसर क, ऑप्शन क इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है षडज ग्राम की एक श्रुति उतार देने पर प्राप्त ग्राम है? तो 4-3-2, 4-4-3-2 ये हमारी हो जाती है षडज ग्राम। अगर हम इसमें हम आपस में एक्सचेंज कर दें, यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो हमारा कौन सा ग्राम बन जाएगा? तो एक श्रुति उतार, षडज ग्राम की एक श्रुति उतार देने पर हमारा मध्यम ग्राम बन जाता है। तो आंसर हमारा होगा ग, मध्यम ग्राम। नेक्स्ट है मध्यम ग्राम में पंचम कौन सी श्रुति पर स्थापित है? तो मध्यम ग्राम में पंचम हम जैसे मैंने बताया 4-3-2, 4-3-4-2 ये आपस में एक्सचेंज हो गए थे षडज ग्राम के। तो यहाँ पर हमारा जो मध्यम है माँ आ रहा है यहाँ पर। तो कौन सी? 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 4 13, 13 + 3 16, 16 श्रुति पर हमारा स्थापित है। और षडज ग्राम में 17 श्रुति पर हमारा पा स्थापित है। तो इसका हमारा आंसर है ख 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है निश्चित श्रुतियों के अंतर पर स्थापित 7 स्वरों के समूह को कहते हैं? श्रुति, ग्राम, स्वर और मूर्छना। तो निश्चित श्रुति पर स्थापित 7 स्वरों के समूह को कहते हैं हम ग्राम।
नेक्स्ट षडजग्राम का श्रुति क्रम है 3 4 2 4 4 3 2 4 3 2 4 4 3 2। तो हमारा षडजग्राम था 4 3 2 432 4 432। तो ये हमारा ख ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट मध्यम ग्राम का श्रुति क्रम है 4 3 2 4 4 3 2। ये हमारा षडजग्राम का है। 3 4 2 3 हमारा नहीं है, इसमें शुरू में 3 है, ये भी नहीं है। तो 4 3 2 4 3 4 2 हमारा घ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यम ग्राम में धा स्वर कौन सी श्रुति पर स्थापित है? 13वीं, 19वीं, 20वीं या 18वीं? तो धा देखिए 4 3 2 4 3 4 2। तो धा स्वर हमारा प इसके नीचे है, वो 4 के नीचे है। अब देखते हैं कौन सी श्रुति पर स्थापित है। तो 4 + 3 7 + 2 9 4 + 4 13 13 + 3 16 16 + 4 20। तो 20 श्रुति पर हमारा मध्यम ग्राम में धा स्वर स्थापित है। नेक्स्ट टॉपिक है मूर्छना। मूर्छना मूर्छ धातु से उत्पन्न हुई है। मूर्छना का अर्थ है चमकती या उभरती हुई वस्तु। भरत मुनि और पंडित शारंग देव जी के अनुसार 7 स्वरों के क्रम अनुसार आरोह अवरोह करने को मूर्छना कहते हैं। ये लास्ट ईयर का एमसीक्यू है। क्रम अनुसार आरोह अवरोह करने को क्या कहा जाता है? क्रम अनुसार आरोह अवरोह करने को मूर्छना कहा जाता है। तो यह परिभाषा पंडित शारंग देव जी के अनुसार और भरत मुनि जी के अनुसार दी गई है। मूर्छना के प्रकार शारंग देव जी के अनुसार मूर्छना के प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं इसके: शुद्धा, अंतर संहिता, काकली संहिता और अंतर काकली संहिता। तो ये 4 प्रकार मेनली माने गए हैं, ये भी आपको लर्न करने हैं। मूर्छना के लक्षण, जो इसकी विशेषताएं हैं, मूर्छना ग्राम पर आश्रित होती है। यह भी एमसीक्यू में आया हुआ है कि मूर्छना किस पर आश्रित होती है? तो मूर्छना ग्राम पर आश्रित होती है। मूर्छना के स्वर क्रमबद्ध होते हैं। मूर्छना संपूर्ण होती है और किसी विशेष स्वर से शुरू होती है। तो नंबर 1 ग्राम पर आश्रित, स्वर क्रमबद्ध, संपूर्ण होती है और किसी विशेष स्वर से शुरू होती है। मेन इसमें जो नोट है वो है हर ग्राम से 7-7 मूर्छनाओं की रचना होती है। तो 3 ग्राम है तो हमारी 21 मूर्छनाएं टोटल मानी गई हैं। तो और हर ग्राम से पूछा जाए तो हर ग्राम से 7-7 मूर्छनाएं उत्पन्न होती हैं। अब मूर्छना के बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1, मूर्छना में कितने स्वर आवश्यक हैं? 7 स्वर, 13 स्वर, 11 स्वर या 3 स्वर? तो मूर्छना में 7 स्वरों का होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्छना का उत्पत्ति केंद्र बताइए। ग्राम, श्रुति, स्वर या आलाप? तो मूर्छना का उत्पत्ति केंद्र है ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्छना में स्वरों की संख्या बताइए। 7, 13, 12 या 15? तो मूर्छना में स्वरों की संख्या है 7। का ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रंथकारों ने हर ग्राम की कितनी मूर्छनाओं की हर ग्राम से कितनी मूर्छनाओं की उत्पत्ति मानी है? तो हर ग्राम से 7-7 मूर्छनाओं की उत्पत्ति इन्होंने मानी है। षडज मध्यम गांधार, तो हर ग्राम से इन्होंने 7-7 मूर्छनाओं की उत्पत्ति मानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मत्सरी, कृता, रजनी, उत्तर मंद्रा किस ग्राम की मूर्छनाएं हैं? तो ये हमारी षडज ग्राम की मूर्छनाएं हैं। तो का ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्गी, पोरवी, सौविरी, हरिणाश्वा किस ग्राम की मूर्छनाएं हैं? षडज ग्राम, गांधार ग्राम, मध्यम ग्राम या इनमें से कोई नहीं? तो मार्गी, पोरवी, सौविरी ये मध्यम ग्राम की मूर्छनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्छना शब्द किस धातु से बना है? गम, मूर्छ, मच्छ या इनमें से कोई नहीं? तो मूर्छना शब्द मूर्छ धातु से बना है। का ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्छना डैश पर आश्रित होती है? स्वर, ग्राम, अलंकार या श्रुति? तो मूर्छना ग्राम पर आश्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कितने स्वरों के आरोह अवरोह करने को मूर्छना कहते हैं? तो 7 स्वरों के आरोह अवरोह करने को मूर्छना कहा जाता है। तो ग ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है षडज और मध्यम ग्राम से कितनी मूर्छनाएं मिलती हैं? तो षडज और मध्यम ग्राम से कुल 7-7 मूर्छनाएं मिलती हैं। तो ग ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित शारंग देव जी ने मूर्छना के कितने प्रकार माने हैं? 2, 3, 4 या 7? तो पंडित शारंग देव जी ने मूर्छना के कुल 4 प्रकार माने हैं। मूर्छना का अर्थ होता है स्वर, लय, आरोह अवरोह या ताल? तो मूर्छना का अर्थ होता है आरोह अवरोह। नेक्स्ट टॉपिक है आलाप। आलाप भाव प्रधान होता है। किसी भी गायन वादन का प्रारंभ अगर किया जाता है तो उसका प्रारंभ आलाप द्वारा ही किया जाता है। अगर कोई तालबद्ध आलाप है तो वह गीत के बीच में गाया जाता है। ताल रहित आलाप जो ताल में बंधा हुआ नहीं होता है उसका प्रयोग गीत से पहले किया जाता है। राग का स्वरूप आलाप द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। राग के मुख्य स्वरों का विलंबित लय में विस्तार आलाप कहलाता है।
इसके जो प्रकार हैं, प्राचीन काल में इसके 2 प्रकार माने गए हैं और आधुनिक काल में इसके 4 प्रकार माने गए हैं। तो अगर नॉर्मली पूछ लेते हैं तो आपको आधुनिक काल में 4 प्रकार माने गए हैं। आलाप के जो भाग हैं वो हैं 4 भाग हैं, स्थायी, अंतरा, संचारी, आभोग। आलाप से क्या क्या चीज़ें दर्शाई जाती हैं? आलाप से राग की जाति, स्वरूप और चलन दर्शाया जाता है। आलाप प्रधान गायन शैली कौन सी है? विलंबित ख्याल गायन शैली, यह आलाप प्रधान गायन शैली है। आलाप और तान में केवल लय का अंतर होता है। तो ये था हमारा टॉपिक आलाप। आलाप के बहुविकल्पीय प्रश्न। राग का गायन वादन प्रारंभ किससे किया जाता है? आलाप से, सीधे बंदिश से, तानों से या आलाप व तान से। तो राग का गायन वादन आलाप द्वारा किया जाता है। तो का ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग के मुख्य स्वरों को धीमी गति में गाना अथवा राग के मुख्य स्वरों का विलंबित लय में विस्तार करना कहलाता है? तान, आलाप, अलंकार या मीट? तो इसका सही आंसर है आलाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायक या वादक राग का स्वरूप कैसे प्रस्तुत करता है? आलाप द्वारा, बोलों द्वारा, तानों द्वारा या भाव द्वारा? तो गायक या वादक राग का स्वरूप आलाप द्वारा प्रस्तुत करता है। तो सही आंसर है क, आलाप द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलाप होता है रस प्रधान, कला प्रधान, भाव प्रधान या क और ख दोनों? तो आलाप होता है भाव प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताल रहित आलाप गीत में कहाँ गाया जाता है? गीत या गत से पहले, गीत या गत के बाद में, गीत या गत के बीच में या कहीं भी? तो ताल रहित आलाप जो ताल में बंधा हुआ नहीं है वो गीत या गत से पहले गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालबद्ध आलाप जो ताल में बंधा हुआ आलाप है कहाँ गाया जाता है? तो यह हमारे गीत या गत के बीच में गाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ख, गीत या गत के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोम तुम का आलाप किसके कितने भागों में विभाजित है? तो नोम तुम का आलाप 4 भागों में विभाजित है, स्थायी, अंतरा, संचारी, आभोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलाप कितने प्रकार के होते हैं? अथवा प्राचीन काल के अनुसार आलाप कितने प्रकार के होते हैं? तो आलाप के अगर नॉर्मल आपसे प्रकार पूछे जाते हैं तो इसका आप आंसर देंगे 2, और प्राचीन काल में पूछे तो उसका आंसर भी होगा हमारा 2। कौन कौन से? आकार में और नोम तोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलाप से क्या क्या दर्शाया जा सकता है? राग की जाति, राग का स्वरूप, राग का चलन या उपयुक्त सभी? तो आलाप से इन सभी चीज़ों को दर्शाया जा सकता है, जैसे जाति, स्वरूप, चलन, इन सभी चीज़ों को दर्शा सकते हैं। तो सही आंसर है हमारा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलाप किस किस तरह गाया जा सकता है? आकार के आलाप, शब्द के आलाप, नोम तोम के आलाप या उपयुक्त सभी? तो इन सभी तरीके से आलाप को गाया जा सकता है। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गायन शैली आलाप प्रधान होती है? विलंबित ख्याल, द्रुत ख्याल, उपयुक्त दोनों या उनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है आलाप प्रधान गायन शैली होती है विलंबित ख्याल की। तो सही आंसर है का, विलंबित ख्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलाप और तान में किसका अंतर होता है? श्रुति, लय, स्वर या राग? और आलाप और तान में केवल लय का अंतर होता है। तो सही आंसर है ख, लय। नेक्स्ट टॉपिक है तान। तान का अर्थ होता है विस्तार करना, इससे गीत का विस्तार होता है। इसकी जो परिभाषाएं हैं वो इस प्रकार है, किसी राग के स्वरों को द्रुत, लय तथा आकार में गाने को हम तान कहते हैं। मीन्स राग के स्वरों को तेज गति में गाने को हम तान कहते हैं। आलाप और तान में केवल लय का अंतर होता है। तान चमत्कार और कला प्रधान होती है। तानों को गाते समय राग के वादी, संवादी, वर्जित स्वरों का ध्यान रखा जाता है। तानों में लय का महत्व ज़्यादा होता है, इसलिए छोटे ख्याल में बराबर के लय या दुगुन में और बड़े ख्याल में विलंबित गत में चौगुन या अठगुन में गायक ताने गाते हैं। वादक कलाकार तोड़े बजाते हैं। अगर हम वाद्य पर कोई भी तान बजा रहे हैं तो उसको हम ताने ना कहकर उसको हम तोड़े कहते हैं। तो क्वेश्चन जो बोर्ड में आया था, वाद्यों पर बजने वाले तानों को क्या कहा जाता है? तो वाद्यों पर बजने वाले तानों को तोड़े कहा जाता है। आइए करते हैं तानों के कुछ प्रकार जो मैंने बहुत इजी तरीके से कराए हैं। नंबर 1, शुद्ध तान, कूट तान, मिश्र तान, अलंकारिक तान, छूट की तान, दानेदार तान, गमक की तान, लडंत की तान, बोल की तान, बराबर की तान, फिरत की तान, जबड़े की तान और वक्र की तान। तो आइए लर्न करने का तरीका बताती हूँ किस तरीके से आपको ये लॉन्ग टाइम तक लर्न रह सकते हैं।
फ़नी वे में हम लर्न करेंगे, जैसे शुद्ध तान। कोई बच्चा क्लास में आया, बहुत ज़्यादा सिंपल था, बहुत ज़्यादा सीधा था, तो वो था शुद्ध, शुद्ध तान। बच्चों ने उसे खूब पीटा, कूट तान, कूटा, बच्चों ने कूटा, वो सबके साथ मिक्स होना शुरू हो गया, तो मिश्र तान। तो बच्चा आया, सीधा था, शुद्ध तान, उसे क्या किया, कूटा, लड़ाई की उससे, तो कूट तान, और वो सबके साथ फिर मिक्स हो गया, फ्रेंड्स बनाया उसने, तो मिश्र तान। म्यूज़िक टीचर आए, सबसे पहले क्या याद करेंगे, अलंकारिक तान। वो घर पर गया, जाकर छत पर अलंकार याद कर रहा था, तो पड़ोसी की चिड़िया छूट गई, तो छूट की तान, चिड़िया छूट गई, फिर उसको वो दाने डालेगा, तो दानेदार तान, दाने डाले लेकिन चिड़िया वापस नहीं आई, तो वो गम में डूब जाएगा, तो गमक की तान। गम में डूब गया, फिर क्या होगा, वो उससे लड़ने के लिए आता है, लड़ंत की तान, लड़ते लड़ते बोलता है, बोल की तान, कि मैं नई चिड़िया खरीदूंगा, जितना भी खर्चा आएगा वो हम बराबर बराबर कहेंगे, बराबर की तान, नहीं तो फिर से फिरत की तान, तेरा जबड़ा तोड़ दूंगा, जबड़े की तान, और जबड़ा टूटने पर हो जाएगा वक्र, वक्र की तान। तो इस तरीके से आप स्टोरी बनाकर इसको लर्न कर सकते हैं। तान, तान के बहुविकल्पीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, तान संस्कृत की किस धातु का शब्द है? तान, तन, तह या इनमें से कोई नहीं। तो तान शब्द संस्कृत की तन धातु का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तान का अर्थ होता है चलना, दौड़ना, गाना या विस्तार करना। तो तान का अर्थ होता है घ, विस्तार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तान की गति कैसी होती है? द्रुत, विलंबित, मध्य या इनमें से कोई नहीं। तो तान की गति होती है द्रुत, मतलब तेज। तो कहीं सही आंसर है क, द्रुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी आलाप को द्रुत लय में गाया जाए तो वह कहलाएगा आलाप, श्रुति, तान या गमक। तो आलाप को अगर आलाप की गति तेज कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाद्यों पर बजने वाली तानों को क्या कहते हैं? आलाप, तोड़े, द्रुत तान या अलंकार। तो वाद्यों पर बजने वाली तानों को हम तोड़े कहते हैं। तो सही आंसर है ख, तोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तान में गीत के बोलों का प्रयोग किया जाए तो उन्हें क्या कहते हैं? वक्र तान, छूट की तान, बोल तान या कूट की तान। जब गीत के बोलों का प्रयोग किया जाए तो उसे हम कहते हैं गा, बोल तान। बोल प्रयोग हो रहे हैं तो बोल तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध तान को डैश तान भी कहते हैं? सपाट तान, कूट तान, वक्र तान या अलंकारिक तान। तो शुद्ध तान को सपाट तान के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध और कूट तान के मिश्रण को क्या कहते हैं? फिरत की तान, बराबर की तान, मिश्र तान या दानेदार तान। यहाँ मिश्रण हुआ है तो इसको कहेंगे मिश्र तान। नेक्स्ट, किस तान में कर्ण का प्रयोग किया जाता है? कूट तान, वक्र तान, छूट तान या दानेदार तान। तो कर्ण मतलब होता है छोटा सा तिनका या दाना। तो किस तान का में कर्ण का प्रयोग किया जाता है? तो ये है इसका आंसर दानेदार तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तान की लय बदलती रहती है? लडंत की तान, गमक की तान, कूट की तान या बराबर की तान। तो लडंत की तान की लय बदलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलाप और तान में किसका अंतर होता है? श्रुति, लय, स्वर या राग। तो आलाप और तान में केवल लय का अंतर होता है। तो आंसर है ख, लय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तान में स्वरों को घुमा फिराकर गाया जाता है? छूट की तान, बराबर की तान, शुद्ध तान या फिरत की तान। तो घुमा फिराकर इसमें गाया जाता है उसे कहते हैं फिरत की तान।